नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने चल रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की 29वीं क्लास और डिस्कस करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स यानी गुणनखंड के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस समय ट्रेंड में है और लगातार हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका यूपी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सेंटर का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहली बात, अगर हम लोग डिस्कस करें फैक्टर्स और मल्टीपल्स, तो जरा डिफरेंस समझ लीजिए। आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो पहले अगर इनकी हिंदी की बात करें तो फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। मतलब गुणन का मतलब क्या? जिन किन की मल्टीप्लाई से संख्या बनती है, और खंड का मतलब क्या? उसका भाग। यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी संख्या का वह भाग जो उस संख्या को पूर्णतया विभाज्य कर दे, क्या कहलाता है? उसका गुणनखंड कहलाता है। इसको आप नोट कर लो। वह भाग जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है उस संख्या का। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 6 की, तो 6 के गुणनखंड का मतलब क्या? 6 किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है? तो बताओ, 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, बिल्कुल होगा, 3 से भी होगा और खुद 6 से भी होगा। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। तो देखो, 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो 12 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और खुद 12 से होगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 6 गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है। तो अगर मैं आपसे एक जनरल तरीके से बोलूं कि n कोई संख्या है, उसको कोई संख्या a से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल जो है, रिमाइंडर, वो शून्य हो जा रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि रिमाइंडर शून्य कब होता है, शेषफल 0 कब होता है? जब संख्या पूर्णतया विभाज्य हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a क्या है? a n का एक गुणनखंड है, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो गुणनखंड क्या होता है? जो संख्या को पूर्णतया विभाजित करते। अब एक बात और ध्यान रखिए, यहां पे जो भी संख्या का गुणनखंड होगा, या तो वह संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड संख्या से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 54 का गुणनखंड क्या 58 हो सकता है? बोलोगे कभी नहीं हो सकता। 54 का गुणनखंड 54 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? अब मल्टीपल्स की अगर बात करें तो मल्टीपल्स क्या है? इसको बोलते हैं ना हिंदी में गुणज। गुणज का मतलब क्या? तो देखो, जो गुणा करने से उत्पन्न हो। जा का मतलब क्या होता है? जा यानी जन्ना, यानी कि उत्पन्न करना। जो गुणा करने से उत्पन्न हो, उसे क्या बोल देंगे? गुणज बोल देंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 6 की गुणज बताओ, तो 6 को 1 में गुणा कर दो, पहला गुणज 6 हो गया। 6 को 2 में गुणा कर दो, दूसरा गुणज कितना हो गया? 12। 6 को 3 में गुणा कर दो, तीसरा गुणज कितना हो गया? 18। 6 को 4 में गुणा कर दो, चौथा गुणज कितना हो गया? 24। ऐसे 6 के कितने गुणज हो सकते हैं? अनंत गुणज हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो गुणजों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर जो है, इनकी संख्या क्या होती है? ये फाइनाइट होती है। इनको हम काउंट कर सकते हैं। इस बात का आप जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में मेरे ख्याल से अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स वो संख्या जो संख्या को डिवाइड करती है, और मल्टीपल वह संख्या जो संख्या से डिवाइड होती है। बात क्लियर है इतनी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सभी कुछ फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे फैक्टर्स पे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जरा समझते हैं क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको और क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने की जो विधियां हैं उससे हम पता करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है जरा समझते हैं एक बात यहां पे। जैसे मान लो अगर मुझे 12 का गुणनखंड करना है, तो आपको याद होगा आपने बचपन में कैसे किया था? ऐसे 12 लिखा था,
पहली ये संख्या 2 से डिवाइड की थी तो कितनी बार किया था, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड किया था कितनी बार किया, 2 3 6, अब तो 2 से कटेगा नहीं तो अब 3 से कर देंगे, 3 से कट गया कितनी बार, एक बार। और जब नीचे 1 आ जाए तो हम क्या बोलते थे कि संख्या पूर्णतया विभाजित हो चुकी है और इससे गुणनखंड सारे मिल चुके हैं। तो हम 12 को कैसे लिखते थे, 12 को लिखते थे 2 गुणा 2 गुणा 3, या अगर इसको कायदे से लिख दिया जाए तो देखो जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको कायदे से पावर के रूप में लिखेंगे। 2 की पावर कितना हो गया 2, 3 की पावर कितनी है 1 है, 1 ही बार है 3। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर गुणे 3 की पावर 1, यही क्या कहलाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ रही है। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे 12 के, तो आपको याद होगा भी 12 का हमने फैक्टर निकाला था, क्या क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 6 आया था और 12 आया था। कितने फैक्टर्स आए थे, 6 फैक्टर्स आए थे ना। तो करना क्या होता है, देखो जो पावर होती है, पहले तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये सब क्या होने चाहिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ो इनको, टोटल अभाज्य संख्याओं की पावर होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 4 गुणे 3, तो 4 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अभाज्य संख्याओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, अब जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो 2 की पावर यहां पे कितनी है 2, तो 2 में 1 क्या करो जोड़ दो, कितना हो गया 3। यहां पे पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 2। और जितने भी पावर्स हैं उन सब में 1 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना कितना हो गया 6। यही हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या। तो इसी के लिए मैं फॉर्मूला यहां पे एक बार लेके आऊं, जरा इसको समझिए आप अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, a की पावर n, b की पावर m और c की पावर o। a की पावर n, b की पावर m और c की पावर o, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, a b c जो क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं कर सकते कि 4 गुणे 5 कर दें। बात समझ में आ रही है, हमें 4 को लिखना पड़ेगा किसमें, प्राइम नंबर में, यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एबीसी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो जो भी अगर इस तरह से हमने तोड़ लिया इनको, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर o, ऐसे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। n में 1 जोड़ो, देखो m में 1 जोड़ो और o में 1 जोड़ो, और तीनों को क्या करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या हो जाएगी हमारी टोटल गुणनखंडों की संख्या, या कुल कितने गुणनखंड हैं ये हमें मिल जाएंगे किसी भी संख्या के। बात समझ में आई। तो चलो कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैंने लिखा 36, तो 36 के कुल गुणनखंड निकालते हैं। तो 36 को चलो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं 9 चौका 36। अब देखो आप चाहो तो ऐसे करो, लेकिन अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो अब आपको जल्दी जल्दी तोड़ना आना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 गुणे 4 लिख सकता हूं। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। लिख सकता हूं कि नहीं, अच्छा लगने के लिए मैं केवल लिख सकता हूं ऐसे, देखो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ताकि एक सिस्टम से दिखे। अब देखो कितनी पावर्स हैं, अब ये देखो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। अब पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ो कितना 3। यहां पे पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया 3, और 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। यही क्या हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसके, 36 के। चलो अगला एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने। देखो मैं ले रहा हूं 242, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो मैंने इसको 2 से पहले डिवाइड किया, तो 2 इंटू लिख सकता हूं ना 121 लिख सकता हूं। आपको ऐसे करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर लो, 242 को पहले 2 से भाग करो, है ना, कितनी बार आ गया 121 आ गया। फिर अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब तो ये 11 से ही कटेगा, तो 11 बार गया, फिर 11 से कटेगा, एक बार गया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। अब देखो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हमें मिल गए। तो 1 में 1 ऐड करो, पहले सब में 1 ऐड करना है, जो पावर है सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 1 ऐड करो, कितना हो गया 2। यहां पे पावर कितनी है 2 है, 2 में 1 ऐड करो कितना हो गया 3, और 3 दूना कितना हो गया 6। तो 242 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6 हो गए।
बात क्लियर है? चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोल दिया 24, 24 का बताओ कितना होगा? तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो 8 तियां 24। 8 का मतलब कितना? 2 की पावर 3, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1। तो बताओ पावर्स, अच्छा 2 और 3 यहां पे क्या है? प्राइम नंबर है, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब पावर कितनी है? 3 है, 3 में एक जोड़ो कितना हो गया? 4। यहां पावर कितनी है? 1 है, 1 में एक जोड़ो कितना हो गया? 2। 4 दूना कितना हो गया? 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 के कितने हो गए? 8 हो गए। अरे बात समझ में आई? चलो और 100 की बात करते हैं, 100 के फैक्टर्स करते हैं जरा। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। देखो 25 और चौका 100, यही तो होता है ना। तो 2 में एक जोड़ो कितना हो गया? 3। यहां पे 2 में एक जोड़ो कितना हो गया? 3, और 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। आप देखना चाहो तो देखो, बताओ 100 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, उसके बाद 20 से होता है, 20 के बाद फिर 25 से होता है, 50 से होता है और 100 से होता है। तो देखो कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9, 9 गुणनखंड हो गए इसके। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। जब तक हमारे पास संख्या छोटी है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, लेकिन संख्या बड़ी हो गई तो, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 196,000, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। तब आप अगर ऐसे करने की कोशिश करोगे ना भाई, 196,000 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से करोगे, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखो ब्रेक करना सीखो, कैसे ब्रेक होगा तो मैं दिखाता हूं आपको। देखो कैसे ब्रेक किया मैंने। 196,000, इसको मैं कैसे ब्रेक करूं? देखो मैं लिख सकता हूं ना 196 गुणे 100 लिख सकता हूं। 196 को मैं क्या लिख सकता हूं? 14 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 का 100, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। 14 को मैंने क्या लिख लिया? 2 गुणे 7 पूरे का स्क्वायर लिख लिया। ये 2 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो देखो 2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 7 का स्क्वायर रहेगा, अलग हो गया, फिर 2 का स्क्वायर है और फिर 5 का स्क्वायर है। तो सबको एक साथ रखो। 2 कितनी बार है यहां पे? देखो 2 बार यहां पे, 2 बार यहां पे। 2 की पावर कितनी हो गई? 4। 5 की पावर कितनी है? 2। 7 की पावर कितनी है? 2। 2 5 और 7 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब क्या करेंगे? 4 में एक जोड़ो कितना हो गया? 5। 2 में एक जोड़ो कितना हो गया? 3, और फिर 2 में एक जोड़ो कितना हो गया? 3। पावर में एक एक जोड़ के ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तियां 15 और 15 तियां कितना हो गया? 45, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 196,000 के कितने हो जाएंगे? 45। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ये भी लिखता है फाइंड द, चलो मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूं यहीं पे। देखो फाइंड टोटल फैक्टर्स ऑफ 196,000 एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? 196,000 के सारे फैक्टर्स बताओ, लेकिन किसको किसको एक्सक्लूड करना है, किसको किसको नहीं लेना है? 1 को और इटसेल्फ यानी 196,000 को नहीं लेना है। तो भाई 45 में तो सारे आ गए ना, 1 भी आ गया है और खुद 196,000 भी आ गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तब 2 माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो अगर कहीं भी ये लिखा हो कि एक और खुद को छोड़कर, इसका मतलब कि 2 फैक्टर आपको माइनस करने पड़ेंगे टोटल फैक्टर्स में से। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए जो कंसेप्ट इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे लिखा भी है ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? और बहुत काम की चीज है ये, जरा समझना। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब कैसे होंगे? एक विषम संख्या के रूप में होंगे। मतलब समझो, मैंने एक पूर्ण वर्ग संख्या ले ली 4, तो बताओ 4 के कितने कितने फैक्टर्स होंगे? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो कितने फैक्टर्स हुए? 3। और 3 फैक्टर्स यानी 3 क्या विषम संख्या है कि नहीं है? यानी कि अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे, उनकी जो काउंट होगी वो हमेशा कैसी होगी? एक ऑड नंबर होगी, एक विषम संख्या होगी। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर सभी संख्याओं के
गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम यानी इवन होगी। बोलो बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर नोट कर लो और बड़े बड़े मार्कर से नोट कर लो। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो हमेशा कैसे होंगे? ऑड में होंगे। 12 फैक्टर्स नहीं हो सकते उसके, 14 नहीं हो सकते, 21 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, यानी विषम में होंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं, मैं बोलता हूं कि चलो 484, बताओ ये क्या 22 का स्क्वायर है। मैं बोलता हूं फाइंड टोटल फैक्टर्स ऑफ 484। 484 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। मैंने ऑप्शन दे दिया, चलो 22, 18, 16 और डी मैंने दे दिया नन ऑफ दीज। आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है भाई। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 484। आपको पता है कि 484 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या के जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? ऑड में होंगे। तो क्या 22 ऑड है? क्या 18 ऑड है? क्या 16 ऑड है? नहीं। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, गलत है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? डी पार्ट। 2 सेकंड नहीं लगेगा तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी गई है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर है और आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, तो वो कितने होंगे? हमेशा एक विषम संख्या के रूप में होंगे। याद करो पिछला क्वेश्चन 19600। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या? बोलो इतनी बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे समझ लें? 196 अलग करो, 100 अलग करो। 196 14 का स्क्वायर होता है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। दोनों पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? इसका मतलब 19600 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। दो पूर्ण वर्ग संख्याओं का मल्टीप्लाई भी कैसी होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी 19600 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो याद करो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कितने निकाले थे? 45 निकाले थे कि नहीं निकाले थे? और 45 एक विषम संख्या है। और अगर यही ऑप्शन मैंने आपके सामने दिया होता 45, 46, 47 और डी ऑप्शन मैंने दिया होता 48, तो आप डी को और बी को तो डायरेक्टली गलत कर देते। आपका आंसर या तो 45 होता या फिर 47 होता। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी गई है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और आगे चल के इस पे बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसको भी मैं बता देता हूं। ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इतनी बात मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के फैक्टर्स कैसे होंगे? हमेशा विषम होंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 225 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 225 बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग होता है? 15 का। तो चलो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हमें फैक्टर्स निकालने तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि जो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो विषम होंगे कि सम होंगे। तो 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? वो ऑड होंगे। आओ 15 का स्क्वायर है ना, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 और पूरे का स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? अब 3 भी एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो पावर्स में क्या करें? एक एक जोड़ दें। तो 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया? 3। और यहां पे 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया? 3। और मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। बताओ 9 जो है वो विषम संख्या है कि नहीं है? यानी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? विषम होंगे। क्लियर है बात? चलिए अगला कंसेप्ट इसी में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एनी स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैज ओनली 3 फैक्टर्स। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग अगर हम करें तो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर मिलेंगे। चलो पहले अगर हम बात कर लें अभाज्य संख्या की, तो आपको याद होगा अच्छे से, अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते थे कि नहीं होते थे? होते थे। अगर अभाज्य संख्या का वर्ग कर दें तो जैसे मान लो मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या 7 ले ली, 7 का वर्ग कितना होगा? स्क्वायर
कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 के फैक्टर्स निकालने तो बताओ 49 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और खुद 49 से कटेगा, कितने फैक्टर्स हो गए 3। तो किसी भी अभाज्य संख्या, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, ओनली 3 फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आ गई। मैं बोलता हूं चलो 11 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 121। बताओ कितने फैक्टर्स होंगे, बिना सोचे बोलो 3 होंगे। बात समझ में आई। मैंने बोला 529, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो कितने होंगे, तो 529 क्या है 23 का स्क्वायर है कि नहीं है। और अगर 23 का स्क्वायर है तो 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य संख्या का वर्ग करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी उसके हमेशा कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। चलो आप बताओ क्वेश्चन 289 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, तो मैं बोलूंगा 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो 17 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर है तो काउंट करने की जरूरत नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 3 होंगे। बस समझ में आई। मैं बोल रहा हूं यहां पे चलो 169 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो बोलोगे 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है और 13 का अगर स्क्वायर है तो ये एक अभाज्य संख्या का वर्ग है और अभाज्य संख्या का वर्ग है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 3 होंगे। मैं बोलूं बताओ 361 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो करने की जरूरत नहीं है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 3 होंगे। मैं बोलूंगा बताओ 9 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो बोलोगे ये 3 का स्क्वायर होता है। 3 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अगर वर्ग है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 3 होंगे। बात समझ में आ गई। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहां पे डिस्कस की हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। और आप एक बात ध्यान रखो, अगर मैं आपसे बात करूं टीटी की, यूपीपी की, यूपीएसआई की, रेलवे की, अगर मैं आपसे इन सब लेवल की बात करूं तो हमेशा इतना ध्यान रखना। और एसएससी पी तक की भी बात कर दूं, क्या एसएससी मेंस तक की बात कर दूं, इतना अगर आप कर लो कंप्लीट, इतना केवल जितना मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है, आपका कोई भी एग्जाम फैक्टर के ऊपर नहीं फंसेगा। केवल इतना कंप्लीट कर लो, बात क्लियर है। लेकिन आगे बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए या आपके जानने के लिए काफी जरूरी है। तो इन 2 चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहली बात क्या कि अगर मैं संख्या को इस फॉर्म में तोड़ रहा हूं, a की पावर n, b की पावर m और c की पावर 0, c की पावर o, या ऐसे करके बहुत सारे पावर्स में तोड़ सकते हैं। जहां पे abc क्या है, एक अभाज्य संख्या, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, पावर्स में एक एक जोड़ते चले जाओ और सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो बताओ 2, 3 और 7, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो पावर्स में एक एक जोड़ते चलो, तो 4 में एक जोड़ दो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई, 5 में एक जोड़ दो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई, 3 में एक जोड़ दो कितना हो गया 4, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। यानी कि ये जो संख्या हमारे सामने लिखी थी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 120 होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहीं पे एक कंसेप्ट जरा समझिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमने निकाले, उन फैक्टर्स में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। बात समझे, नहीं समझ में आई। जैसे लिखो 12 के कितने फैक्टर्स हमने लिखे, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और 12 लिखा। 12 के 6 फैक्टर थे। इनमें कितने संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो आप बताओ क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या 4 पूर्ण वर्ग है, यानी कि 12 के 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने का तरीका क्या होता है, आओ देखते हैं। 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणे 4 लिख सकता हूं ना, 4 3 12। 4 को मैं लिख लूंगा 2 की पावर 2 और 3 को लिख लूंगा 3 की पावर 1। बोलो बात समझ में आई। अब कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग बन रही है पावर के रूप में, जरा समझना, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग बन रही है पावर के रूप में, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 2, तो अगर पावर एक सम संख्या है
ध्यान रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। अगर पावर 2, पावर 4, पावर 6, पावर 8 ऐसी पावर्स हो, यानी कि पावर कैसी हो, एक सम संख्या हो, घात कैसी हो, एक सम संख्या हो, तो वह संख्या हमेशा कैसी होती है, पूर्ण वर्ग होती है। अरे बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला आपसे, फिर से जरा सुनिए। अगर घात एक सम संख्या है, अगर घात एक सम संख्या है, तो जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर हुई बात? 5 का स्क्वायर 25 होता है, बताओ पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? बोल दो 5 की पावर 6, तो बताओ 5 की पावर 6 को 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना? ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर किसी भी संख्या की घात एक सम संख्या है, तो वह संख्या हमेशा कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी। इस बात को बहुत बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, और बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा जो कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको। इसलिए इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। छान मानना यूट्यूब कहीं भी कोई बता दे ऐसा, तो काफी इंपॉर्टेंट बात है ये सारी, और काफी एग्जाम में मदद करती है। तो किसी भी संख्या की पावर अगर कोई सम संख्या है तो संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग। जैसे मैंने अगर आपसे बोला यहां पे, जो थोड़ा सा रब करता हूं यहां पे, चलो देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 7 की पावर 8, बताओ ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी? पावर कितनी है, 8 है, संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी, सोचना ही नहीं है। अच्छा बताओ 9 की पावर 3 कैसी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी? आप 9 को क्या लिख सकते हो, 9 खुद में पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर, और पावर कितनी है, 3 है, तो ये दो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6। बताओ 6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब कि 9 की पावर 3 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, जरा समझो। मैंने एक लिखा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 3, ये मैंने लिखा है। और मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो आपको क्या देखना है, आपको पावर्स देखनी है ना, पावर कैसी होनी चाहिए, सम। लेकिन अब हमें उनकी संख्या निकालनी है कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। तो ध्यान रखो, जब पूर्ण वर्ग की बात करते हैं तो हम पावर 2 यानी सम की बात करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से सुनना, हम सभी की पावर्स को 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, सभी की पावर्स को 2 से भाग करेंगे, और भाग करने पे जो भी संख्या आएगी, दशमलव वाले पार्ट को नहीं लेना है, जो टोटल भागफल आएगा उस भागफल में एक एक जोड़ के ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहां पे करते थे ना, ये एक एक ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो हमें क्या पता करना है, पावर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है। तो देखो मैं 8 यहां पे क्या है, पावर है। अगर पावर 8 है तो मैं 8 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब दशमलव में तो कुछ है नहीं, दशमलव को छोड़ दो, जो शेषफल बचे उसको छोड़ दो और एक ऐड कर दो, क्योंकि एक ऐड करना ही करना है। तो 2 चौका 8, 4 बार गया, एक ऐड कर दो, कितना हो गया, 5, मल्टीप्लाई। 9 को 2 से भाग करो, तो 2 चौका 8, 4 बार गया, फिर से एक ऐड कर दो, दशमलव वाले पार्ट को नहीं लेना या रिमाइंडर को नहीं लेना है, कितना हो गया, 5। 7 को 2 से भाग करो, 2 3 6, 3 बार गया, एक ऐड कर दो, 4। 3 को 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, एक बार गया, और एक जोड़ दो, कितना हो गया, 2। 25 चौका 100 दूना 200, यानी कि ये जो संख्या हमने आपके सामने लिखी थी, इसके 200 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। बात समझ में आ गई? ये जो संख्या मैंने आपके सामने लिखी थी इतनी बड़ी सी,
इस संख्या के 200 फैक्टर्स ऐसे होंगे, ऐसे 200 गुणनखंड होंगे जो कैसे होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, जरा समझना। मैंने लिया 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 4, ये लिखा है मैंने। अब मुझे ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये 4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 3, 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, लिख सकते हैं ना। 3 खुद अभाज्य संख्या है तो पावर 5 ऐसे सही रहेगा, 7 अभाज्य संख्या है तो पावर 4 ऐसे सही रहेगा। अब देखो 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 बार आ गया ना, 3 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 4, ये वास्तव में संख्या हमें दी गई है। अब हमें पूर्ण वर्ग पता करना है तो क्या करेंगे, पावर को 2 से भाग करेंगे और जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो बताओ अगर 5 को मैं 2 से भाग करूं तो 2 दूना 4, 1 जोड़ दो कितना हो गया 3। फिर यहां 5 है पावर में, 2 से भाग करो 2 दूना 4, 1 जोड़ दो कितना हो गया 3। यहां पे कितना है 4, 2 दूना 4, 1 जोड़ दो कितना हो गया 3। तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 3 27, आंसर कितना रहेगा 27 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। अगला देखो इसमें जरा, मान लो मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 2, ये मैंने आपके सामने लिखा है और आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो चलो देखो 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं हैं, पावर को क्या करना है 3 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो, 1 बार गया और 1 जोड़ दो, क्योंकि 1 जोड़ना ही जोड़ना है। कितनी बार गया, 3 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 1 कम 2, एक ही बार तो गया, 1 बार गया, 1 जोड़ दो कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई। 4 को 2 से भाग करो, 2 से क्यों भाग कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग पूछा है इसलिए हम 2 से भाग कर रहे हैं। हमें पूर्ण घन पूछता तो हम 3 से भाग करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं उसमें भी। 4 को 2 से भाग करो, 2 दूना 4, 1 जोड़ दो कितना हो गया 3। 6 को 2 से भाग करो, 2 3 6 और 1 जोड़ दो कितना हो गया 4। 2 को 2 से भाग करो, 1 बार गया, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ दो कितना हो गया 2। तो 2 दूना 4 चौका 16 दूना 32, 32 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। बात समझ में आ गई। अगला कंसेप्ट देखो इसी पे, मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो पूर्ण घन होंगे, तब क्या करोगे। तो घन कब बनता है, जब पावर कितनी होती है 3। तो पावर अगर 3 है तो घन बनेगा ना, तो घन को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, बस बात खत्म। मैंने लिखा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे कितने होंगे जो कैसे होंगे, पूर्ण घन होंगे। तब क्या करना है आपको, पावर को 3 से भाग करना है और 1 जोड़ देना है। तो 3 से भाग करो, 3 दूना 6, 1 जोड़ दो। 11 को भाग करो, 3 3 9 होता है 11, है ना। 11 को अगर 3 से भाग करोगे, भाई भागो करना तो आता है ना, 3 3 9, तो कितना आ गया भागफल 3, 1 जोड़ दो। 8 को 3 से भाग करो, 3 दूना 6 और 1 जोड़ दो, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 3 12 3 36, आंसर कितना आ गया 36। यानी 36 गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण घन होंगे। बात समझ में आई। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा इसको आप खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 13। ठीक है, आपको 3 चीजें निकालनी है। पहला निकालना है टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, दूसरा निकालना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे, और तीसरा निकालना है परफेक्ट क्यूब्स फैक्टर्स कितने होंगे। ये तीनों चीजें आप निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इवन और ऑड फैक्टर्स की। तो एक एग्जांपल के तौर पे जरा समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने 12 लिया, तो 12 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो रहा था, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो अब बताओ कितने फैक्टर्स हैं जो इवन है और कितने फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं।
तो बताओ सम फैक्टर्स कितने हो गए? एक तो 2 हो गया सम संख्या, 4 हो गया सम संख्या, और 12 हो गई और 6 हो गई। तो 2 4 6 12 यानी 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? सम हैं। और बचा 1 और 3 यानी 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? विषम हैं। बात समझ में आ रही है? तो कैसे काउंट करेंगे? क्या ऐसे लिख लिख के काउंट करेंगे? नहीं। अब क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सारा काम प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो 2 को मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यही लिखा ना। आप मुझे ये बताओ, कोई भी संख्या सम कब बनती है? जब उस संख्या में 2 से क्या होता है? गुणा होता है, तभी वो संख्या सम बन जाती है। इसका मतलब ये 2 वाली चीज हटा दें, बाकी हमारा काम खत्म। तो जब हमें ऑड फैक्टर्स पता करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम 2 वाली चीज को काउंट नहीं करते हैं, बाकी चीजों को काउंट करो। तो बताओ यहां पे पावर कितनी है? 1। तो 1 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 2। बस बात खत्म, कहानी खत्म यहीं पे। अब बताओ विषम फैक्टर्स कितने आ रहे थे? 2 ही तो आ रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि a की पावर n है, b की पावर m है और c की पावर o है, तो प्राइम फैक्टर ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे? हम सब पावर्स में एक एक जोड़ते थे, है ना, और मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मान लो अगर 2 एक सम संख्या होती तो इस वाले पार्ट को काउंट नहीं करते, केवल इतना ही पार्ट काउंट करते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और समझो, मैंने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये मैंने लिखा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? पावर 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 5। पावर 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 6। पावर 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3। तो 6 पंचे 30 तिया 90, ये क्या हो गया? ये टोटल फैक्टर्स हो गए। अब मैं आपसे बोलूं इन टोटल फैक्टर्स 90 में से कितने सम है और कितने विषम है? तो आप बताओ, जब हमें विषम पता करना होगा तो क्या मैं 2 को लेके चलूंगा? नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जहां भी हो जाएगा वो क्या बना देगा? सम बना देगा उसे। और हमें कैसे चाहिए? विषम चाहिए, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे विषम फैक्टर्स की, तो हम क्या करेंगे? केवल इतना पार्ट लेके चलेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो पावर कितनी है? 5, 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 6। पावर कितनी है? 2, 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3। 6 तिया 18। 18 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? विषम हैं। अब टोटल फैक्टर्स 90, 18 विषम, तो सम के लिए क्या करें? 90 में से 18 घटा दें, कितना आ गया? 72। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 90, सम फैक्टर्स 72 और विषम फैक्टर्स 18। बात समझ में आ रही है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को ज्यादा आइडिया भी नहीं इस बारे में, आपको जल्दी ये मिलेगा भी नहीं, इसलिए इन सारी चीजों को अच्छे से नोट करो और कम से कम वीडियो 3-4 बार देखो। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा आपसे कि वीडियो 3-4 बार देखो, क्योंकि अगर पेड वीडियो है तो 1 बार या 2 बार में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है आपको। इसीलिए पूरी वीडियो देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लो। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोलूं, यहां पे चलो लिखता हूं, मैं बोलूं बताओ 2 की पावर 3, 5 की पावर 8 और 7 की पावर 9। चलो 3 चीजें निकालो। 3 क्या, मैं 5 चीजें निकलवाता हूं। पहले बात करते हैं टोटल फैक्टर्स की। निकालने का तरीका पता है, पावर 3 है, 1 जोड़ दो 4। पावर यहां पे 8 है, 1 जोड़ दो 9। पावर यहां पे 9 है, 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 10। 4 9 36 धम्मा 360। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 360। चलो टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है? पावर को 2 से भाग करके एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से भाग करो, 2 एकम 2। 3 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, भागफल कितना आ गया? 1। 1 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 2। पावर 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से, 2 चौका 8, भागफल कितना आ गया? 4। 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 5। अब मैं 9 को डायरेक्टली कर रहा हूं, 2 चौका 8, 4 बार गया, 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 5। 25 दूना 50। 50 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। चलो आगे बात करते हैं टोटल परफेक्ट क्यूब्स की। तो अगर परफेक्ट क्यूब्स की बात करें तो आप बताओ, 3 से भाग करेंगे ना पावर को,
तो 3 से 3 को भाग करो, एक बार गया, एक जोड़ दो कितना हो गया 2। 8 को 3 से भाग करो, 3 दूना 6, 2 बार गया, एक जोड़ दो कितना हो गया 3। 9 को 3 से भाग करो, 3 तियां 9, 3 बार गया, एक जोड़ दो कितना हो गया 4, 4 तियां 12 दूना 24। 24 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, आपके परफेक्ट क्यूब्स होंगे। चलो अब बात करते हैं टोटल ऑड फैक्टर्स की। निकाल सकते हो आराम से, ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है ऑड के लिए, इसको लेके चलो। तो 8 में एक जोड़ दो कितना हो गया 9, और पावर यहां पे 9 है, 9 में एक जोड़ दो कितना हो गया 10, 10 9 कितना हो गया 90। ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 90। टोटल इवन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 360, ऑड वाले 90, माइनस कर दो कितना आ गया 270। मेरे ख्याल से अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालना, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स निकालना, ऑड फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर्स निकालना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि जितने भी गुणनखंड है ना सबको गुणा कर दो, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, इन्हीं से होगा। तो ये कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 4। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर का गुणा कर दो। तो 2 एकम 2 तिया 6 छंग 36, यानी मल्टीप्लाई कितना आ गया 36 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अभी तो 6 छोटी संख्या थी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने फैक्टर्स निकाल के, बड़ी संख्या होगी तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं 12 की अगर बात करता हूं सीधे सीधे, 1 2 3 4 6 12, सब पूरा कर लो। 2 एकम 2 तिया 6 चौका 24, 24 छक्का इंटू 12, अब लग गया टाइम ना। तब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे करना हो तो क्या करना है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बाई 2 कर दो, और n क्या है, n वो संख्या जिसका मल्टीप्लाई निकालना है। अब देखो जरा, अगर मुझसे बोलता कि 6 के सभी गुणनखंडों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, तो मैं क्या करता, n कितना हो गया 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास कितने हैं 4 हैं, तो पावर में 4/2, यानी 6 की पावर कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया 36। ही तो आंसर आ रहा था आपका भी। अरे बोलो बात समझ में आ रही है। अगर मुझे निकालना है 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा, 12 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल जाएंगे मुझे 6। मुझे क्या करना है, 12 संख्या हो गई, पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 6/2, कितना हो गया 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 होता है 1728। बोलो बात समझ में आ रही है। अब जरा एक बात समझो यहां पे, अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, इसको जरा देखिएगा। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 60, मैं 60 के सारे फैक्टर्स लिख रहा हूं, जरा समझना। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, उसके बाद फिर 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा 30 होगा, फिर 60 होगा। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, उन चीजों को जरा समझना। पहले तो आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टर्स हुए हैं। आप इनको अगर निकालना चाहो तो 60 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 12 पंचे 60, 12 को लिख सकते हो आप 4 गुणे 3 और गुणे 5, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, 3 को लिख सकते हो 3 की पावर 1, और 5 को लिख सकते हो 5 की पावर 1। पावर 2 है, एक जोड़ दो कितना हो गया 3, पावर 1 है, एक जोड़ दो कितना हो गया 2, पावर 1 है, एक जोड़ दो कितना हो गया 2, 3 दूना 6 दूना 12। बताओ 12 फैक्टर्स आ रहे थे। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं जरा उस बात को समझना। अब बताओ अगर मैं पहले वाले, स्टार्टिंग से पहला वाला और आखिरी से पहला वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये कितना आएगा, 1 इंटू 60 ही तो आएगा। यानी मैं पहला फैक्टर
और आखिरी फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे संख्या प्राप्त हो जा रही है। मिल रहा है कि नहीं? अब बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग से दूसरा फैक्टर और एंड से दूसरा फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करूं तो 30 दूना 60, ये भी तो संख्या दे रहा है। अब मैं स्टार्टिंग से तीसरा फैक्टर और एंड से तीसरा फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ 15 20 कितना हो गया? 60 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्टार्टिंग से चौथा और एंड से चौथा मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्टार्टिंग से पांचवा एंड से पांचवा बताओ 60 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्टार्टिंग से छठा एंड से छठा बताओ 60 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? यानी कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि स्टार्टिंग से nवीं संख्या और एंड से nवीं संख्या का मल्टीप्लाई हमेशा संख्या के बराबर होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर मैं सीधी सी बात आपसे ये बोलूं कि प्रारंभ से 10वीं तथा अंत से 10वीं संख्या का गुणनफल चालीस है तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? निकाल सकते हो आराम से। स्टार्टिंग से 10वीं और अंत से 10वीं संख्या का गुणनफल कितना है? 40 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। आप बोलोगे स्टार्टिंग से 10वीं और अंत से 10वीं संख्या का मल्टीप्लाई अगर 40 है तो इसका मतलब हो गया कि मेरी संख्या ही कितनी है? 40 है। और अगर संख्या 40 है तो 40 के टोटल फैक्टर्स निकाल लो, काम खत्म। 40 को क्या लिख सकते हो आप? 8 गुणे 5 लिख सकते हो। बोलो, लिख सकते हो। 10वीं तो बहुत बड़ा मैंने ले लिया, तीसरा ले लो। 10 स्टार्टिंग से तीसरा और अंत से तीसरा, क्योंकि 10 तो फैक्टर ही नहीं बचेंगे, है ना? तो ये देखो कितने हो जाएंगे? 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। और 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 1। पावर 3 है, एक जोड़ दो कितना हो गया? 4। पावर 1 है, एक जोड़ दो कितना हो गया? 2। 4 दूना कितना हो गया? 8। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 8। काम खत्म। अरे बोलो, बात समझ में आई भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे कि अंत से और प्रारंभ से अगर एक ही संख्या लिखी है या संख्याओं का जो गुणनफल है वो उस संख्या के बराबर हो रहा है, ऐसा हमेशा होगा। मान लो मैंने आपके सामने लिखा 12। अब 12 के गुणनखंड करते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, पहली और आखिरी का मल्टीप्लाई, यानी स्टार्टिंग से पहली और आखिरी से पहला, इनका मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हो रहा है। स्टार्टिंग से दूसरा और अंत से दूसरा, बताओ मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हो रहा है। स्टार्टिंग से तीसरा और अंत से तीसरा, बताओ संख्या का मल्टीप्लाई बराबर हो रहा है? हो रहा है ना? अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर बीच में तो कुछ बच ही नहीं रहा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? इवन है। तो भाई मेरी एक बात मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन तो होंगे ही होंगे ना? ऑड कब होते हैं? जब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। बोलो, तभी तो ऑड होता है। जैसे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके निकालूं? 100 के, तो बताओ ऑड होगा कि नहीं होगा? होगा। और मैं काउंट करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं 100 के फैक्टर्स लिखना चाहूं तो बताओ कैसे लिखेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, उसके बाद जाएगा हमारा 20, 25, 50 और 100। काउंट कर लो, 3, 3, 6 और 3, 9। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 9। अब जरा एक बात समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब यहां से मैं बताने वाला हूं आपको। स्टार्टिंग से पहला और एंड से पहला, इनका मल्टीप्लाई क्या संख्या के बराबर हो गया? भाई 1 और 100 को गुणा कर दो, 100 हो गया। स्टार्टिंग से दूसरा और एंड से दूसरा, क्या इनका मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हो गया? स्टार्टिंग से तीसरा और एंड से तीसरा, क्या संख्या के बराबर मल्टीप्लाई हो गया? 25 का 100। स्टार्टिंग से चौथा और एंड से चौथा, बताओ मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हो गया? बचा क्या? एक संख्या बच गई, और आप बोल सकते हो ये संख्या कुछ और नहीं है, दी गई संख्या का अंडर रूट है।
बोलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो अंडर रूट होगा ना वो एकदम बीच में आएगा। तो देखो एकदम बीच में अंडर रूट 100 यानी 10, उसके पहले 4, उसके बाद में 4 फैक्टर्स। बोलो बात समझ में आ रही है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लो मैंने बात कर दी 25 की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताओ फैक्टर्स 1, 5, 25। तो 25 का अंडर रूट कितना है? 5 है। तो अंडर रूट वाली संख्या के पहले जितने फैक्टर्स होंगे अंडर रूट वाली संख्या के बाद में भी उतने ही फैक्टर्स होंगे। यानी अगर एक फैक्टर पहले है तो एक फैक्टर कितना होगा? बाद में भी होगा। मैं आपसे बोलूं, चलो इसको रब करता हूं जरा। मैं अगर आपसे बोलूं कोई संख्या मान लो मेरे पास आ गई 441, तो जरा इसके फैक्टर्स लिखते हैं, बताओ। तो आप अगर लिखना चाहो तो देखो कैसे लिखोगे। ये कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? 21 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 7 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना चाहें तो बताओ, 2 में 1 जोड़ दो कितना हो गया? 3, और यहां पे 2 में 1 जोड़ दो कितना हो गया? 3, 3 3 9। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 9। ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, सीधी सी बात है। अब जरा समझना एक बात, यहां पे फैक्टर्स लिखने चलना हूं, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, हाँ कटेगा ना, फिर उसके बाद 9 से डिवाइड होगा, 49 से होगा डिवाइड, अच्छा 21 से भी तो कटेगा ना, फिर 49 से भी होगा, उसके बाद 63 से डिवाइड होगा, कितने हो गए? 3 3 6 7, उसके बाद देखो 49 हो गया, 63 हो गया, फिर ये 147 से कटेगा, उसके बाद फिर ये 441 से कटेगा। आपको ऐसे करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं केवल। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए जरा मैं फिर से लिख दूं, देखो 1 3 7 9 21 49 63 147 और 441, कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9, 9 फैक्टर्स हो गए। और चलो अब बताओ, स्टार्टिंग से पहला और एंड से पहला इनका मल्टीप्लाई क्या संख्या के बराबर हुआ? अरे दिख रहा है ना। स्टार्टिंग से दूसरा और एंड से दूसरा क्या इनका मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हुआ? स्टार्टिंग से तीसरा और एंड से तीसरा क्या इनका मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हुआ? स्टार्टिंग से चौथा और एंड से चौथा क्या इनका मल्टीप्लाई संख्या के बराबर हुआ? तो बताओ बीच में कितनी संख्या आ गई? 21, और 21 क्या अंडर रूट ऑफ 441 है कि नहीं है? यानी बीच में जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या होगी? वो आपकी दी गई संख्या का अंडर रूट होगी, और उसके पहले 4 फैक्टर्स, तो उसके बाद में भी कितने फैक्टर्स हैं? 4 ही तो हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, एक मैं सिंपल लॉजिक बताने जा रहा हूं। n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बोलो। तो इसके अगर मैं टोटल फैक्टर्स की बात करूं तो कैसे निकालूंगा जरा देखो। अंडर रूट n ले लूं, ये कहां पे आएगा? एकदम बीच में आएगा, एकदम मिडिल पे आएगा। उसके पहले अगर k फैक्टर्स हैं तो इसके बाद में भी कितने फैक्टर्स होंगे? k फैक्टर्स होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका अंडर रूट भी उसका एक गुणनखंड होगा, और वो कहां पे आएगा? एकदम बीच में आएगा। और उसके पहले अगर k फैक्टर्स हैं तो उसके बाद में भी कितने फैक्टर्स होंगे? k फैक्टर्स होंगे। इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स की, तो आप डायरेक्टली तो इसको निकाल ही सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। चाहे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो और चाहे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे फॉर्मूला यही रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, ये मैंने आपके सामने लिखा है। और मैं ये बोल रहा हूं कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा? फाइन
मल्टीप्लाई ऑफ टोटल फैक्टर्स। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करेंगे, पावर क्या है 3 है, 1 जोड़ दो 4। पावर कितनी है 4 है, 1 जोड़ दो 5। पावर कितनी है 9, 1 जोड़ दो कितना हो गया 10। तो 5 चौका 20 दहम्मा 200। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 200। बात समझ में आई? इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 200। तो मैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखूंगा, ये है मेरी पूरी संख्या, ये इसी को मैंने क्या बोल दिया n, ये पूरी संख्या है। तो 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, ये संख्या हो गई। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स 200 और बटे 2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 100। और अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणे 100 कितना हो गया 300। 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणे 400 और 5 की पावर 9 का मतलब 5 गुणे 900। ये टोटल मल्टीप्लाई होगा किसका, ये जो दी गई संख्या है इसके टोटल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इतना होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर आपसे बोलूं कि चलो बताओ 81 के टोटल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कितना होगा। तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो। बात समझ में आई? टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 5, भाई 4 है 1 जोड़ दो, एक ही तो है, किसी का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं यहां पे। अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे कि संख्या कितनी है 81, पावर में कितना देगा 5 और बटे 2, यही तो लिखोगे। अब आप इसको ऐसे भी रहने दो या आप इसको थोड़ा सा अलग करो। अब देखो 81 पावर 1 बटे 2 है, पावर 1 बटे 2 को मैं 81 का अंडर रूट बोल सकता हूं और पूरे की पावर कितनी है 5 है, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अंडर रूट 81 कितना हो गया 9 और 9 की पावर 5। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है। जैसे मैंने बोला आपको 100 के सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई निकालो कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे कि 100 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 2500 का 100, यानी 4 गुणे 25। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2। तो आओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें। 2 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 9। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 9। अब संख्या मेरी कितनी है 100, तो 100 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 और बटे 2। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, या तो मैं संख्या का ये आंसर लिख दूं अगर ये ऑप्शन में है तो, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं पावर 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ 100। किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 है तो मैं उस संख्या को अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो। और पूरे की पावर देखो 9 बची है, अंडर रूट 100 मतलब कितना हो गया 10, 10 की पावर 9, ये भी मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, चाहे वो फैक्टर्स जो हैं वो आपके सम में हो या फिर विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। अच्छा मैं आपको अगर ये भी बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, जल्दी सम ऑफ फैक्टर्स पूछते नहीं है एग्जाम में। सम ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा कोई संख्या है p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c, इस फॉर्म में है, जहां पे p q और r क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तब सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो p की पावर a प्लस 1 करते थे ना हम लोग, -1 अपॉन p -1, q की पावर b प्लस 1 करते थे -1 अपॉन q -1, इंटू r की पावर c प्लस 1 -1 करेंगे अपॉन r -1। ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अब देखो जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम बताओ कितना होगा। तो मैं अभी 2 तरीके बताऊंगा, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भी इसका एक तरीका है। देखो
2 और 3 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 की पावर 3 था, तो 2 की पावर 3 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 4, 1 माइनस कर दो अपॉन 2 जो संख्या थी उसमें से 1 घटा दो, तो -1। बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देखो आगे, 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 5, -1 कर दो अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3 -1। बोलो क्लियर है बात? 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16 -1 कितना हो गया 15 बटे 2 -1 तो 1 ही रहेगा, इंटू 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 -1 तो यानी 242 और बटे 2 से काट दो, कितना हो गया ये 121 और 15 गुणे 121 कर दो, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका एक तरीका और जरा समझो कैसे निकालेंगे। देखो 2 की पावर कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो इसको ऐसे लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे लिख दो। फिर इनटू 3 की पावर भी लिखो, 0 से स्टार्ट करो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 4, और इन दोनों को ऐड करके आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 2, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 12 लिख दो अगर मैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। 8 4 12 13 14 और 1 15, ये हो गया 15 इंटू 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, 81 और 9 27, देखो ये हो गया आपका 81, ये हो गया 27, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1, तो देखो 9 1 10 3 13, 13 और 27 कितना हो गया 40, 40 और 81 कितना हो गया 121, तो 121 यहां से आ गया, 15 यहां से आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही तो यहां से भी आ रहा था। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे जरा फिर से समझ लो, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रख सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे करोगे ये भी समझो। मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, इसके टोटल फैक्टर्स का सम निकालना है। तो क्या करो, पहले 2 की पकड़ो, तो 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 तक गए हम लोग, पावर 3 थी, मल्टीप्लाई। अब 3 को पकड़ो, 5 तक जाना है 0 से, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और प्लस करना है 3 की पावर 5, ये सब प्लस है भाई। इनको जोड़ो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इनको जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको आंसर। लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, मान लो आपसे बोला है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, इनके टोटल फैक्टर्स का सम बताओ। तो क्या करोगे आप, 2 की पावर 0, 2 है ना यहाँ पे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहां तक गए। 5 की पावर है, अब 3 तो है नहीं यहाँ पे, तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। देखो ये कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 हो गया। ये हो गया 5 1 6, 25 और 6 31, 31 और 125 कितना हो गया 156। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। लेकिन इस सम ऑफ फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, बस कैसे निकालते हैं। तो चलो फाइंड, अब ये देखो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग, अब देखो ये सेशन काफी लंबा होता जा रहा है, तो कंसेप्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और अगली क्लास जो मैं आपको दूंगा वो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपके सामने कम से कम 12-13 क्वेश्चंस लेके आया हूं और थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी समझेंगे। तो इतना पहले आप रेडी करो अपना, और अगली क्लास जो हमारी होगी फैक्टर्स पे ही होगी और क्वेश्चन सॉल्विंग भी होगी। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।